June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. और चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मोदी अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको सीधे हम वही लिए चलते हैं। जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है। आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना, ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए। ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है, उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है, मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है। और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा उससे ज्यादा मुझे दिया है और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है। और ये जो संस्कार मिले हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये जो क्षमता मिली है इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई इसका है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है। देश के सामान्य नागरिकों का है। और आज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं जहां पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लागों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है। मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे। स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथराव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। मित्र, अब तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। यह पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें,
नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें, मित्रों, कई और कई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है। उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं, तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा। ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा। अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन 2-2, 3-3 पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी है। मित्रों, ये पार्टी को सपने लेकर के चली है। राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है। व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है। तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के। सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था, ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और उनको कोई परवाह भी नहीं है मित्रों। वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं। उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है। और हंसी मजाक में निकाल देते हैं मित्रों। और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। भारत के निर्माण पे हक है मेरा। लोग कहते हैं भारत के निर्माण पे शक है मेरा। अब सुनिए, गौर से सुनिए, आपको शक सुनाई देगा, हक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि आपके आंख कान में वही शब्द गूंजेंगे, शक है मेरा। ये काम किया है इन्होंने मित्रों। अभी अरुण जी कह रहे थे, वेल बिगिनिंग हाफ डन, वेल बिगन हाफ डन। मैं कहता हूं वेल बिगन हाफ वन। मित्रों, एक सही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, और हम सबको जो छोटा मोटा दायित्व मिलता है, जिसके जिम्मे जो काम आएगा,
उस काम को इतने गर्व से, इतनी मेहनत से हम करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो सपने देखे होंगे, जो डिजाइन बनाई होगी, उसको हम परिपूर्ण करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है, अभी क्या समस्या है भाई आपको? आप तो जीटीवी वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं, वरना कल एक स्टोरी चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी। सभी मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे और अचानक उन्होंने खड़े होकर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई, उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है और मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के भाव प्रकट किए हैं। मैं भी उसमें मेरा स्वर मिलाता हूं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानवी की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों के सर काट के ले गए हैं, उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आकर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये बात जो मैंने वहां कही, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या ये विचार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं? वहां बैठी हुई सरकार के लोगों को उन शहीद पुलिस जवान याद आने चाहिए थे कि नहीं? मित्रों, पीड़ा तब होती है, मौत मौत होता है। हर मौत के प्रति वही पीड़ा होनी चाहिए, वही आदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिससे आप न कोई अपेक्षा कर सकते हैं, जिस पर आप न कोई भरोसा कर सकते हैं। और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। 1-2 साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे को कहें कि बेटे कूद जाओ, वो बच्चा समझ हो या न हो, लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है, वो कूदता है और बाप उसको पकड़ लेता है। भरोसा नाम की चीज जो है, वो सारे तंत्र को चलाती है मित्रों। और एक बार भरोसा खत्म हो जाए, आप घर से, ऑफिस से घर निकले हो, और अगर आपको भरोसा न हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाओगे। क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा। जब भरोसा टूट जाता है, तब लोग और रास्ते ढूंढते हैं। आज
देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी जब घर से बाहर गई हो और शाम को 6 बजे से पहले अगर घर न लौट पाए तो मां बाप का वो घंटे 2 घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कब नीतियां बदल दे पता नहीं मित्र, आधी रात में नीतियां बदल देते हैं। और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है क्यों बदला था। ये हाल है मित्रों। मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्र, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है। अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता। मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। मित्र, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है। जब तक और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसे कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए, वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट्स बनना शुरू हुआ, आप इतिहास देख लीजिए। जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। धारा 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कब्जाएं हो रही हैं, जरा ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को शाम दाम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई पीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा, उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए, सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए।
वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है मित्रों। जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे। यही कारनामे उनके चलते रहेंगे। और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कंटिन्यू हो गया है, तो तीसरा उपाय उठाया है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो। अब देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने उस पर सीबीआई छोड़ी ना हो मित्रों। क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं। उनका लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को सम्मान के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती है। संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोड़ना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है हिंदुस्तान में। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की, वैसा एक एनएसी बिठा दिया। एक प्रकार से पिछले 50 साल से जो संस्था कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को एक प्रकार से नाम मात्र की बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एनएसी बिठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और वो उसके चेयरपर्सन कौन? तो मैडम। तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी भाई? इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत थी? इतने अरबों खरबों रुपए देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? और एनएसी भी कैसा? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सीधा सवाल करते हुए अभी भाषण में कहा था उनको, रूबरू में वो हाजिर थे। मैंने कहा, साहब मुझे बताइए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।